आज 7th ऑफ जनवरी और एक गलती मुझसे हो गई थी। कल वाले वीडियो में मैंने 6th ऑफ जनवरी के बजाय मैंने 6th ऑफ दिसंबर बोल दिया था, तो थोड़ा उसको सही कर लेंगे आप लोग। और आज 7 जनवरी और एक बात और, जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, जितने सारे पेपर्स की कटिंग्स, तो उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, ये तो इनपुट में डाल रहा हूँ, आउटपुट क्या निकल रहा है। यानी कि एग्ज़ाम में तो आपको एमसीक्यू यानी कि उस पर तैयारी करनी होगी। तो एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि देखो 5 तारीख को जो वीडियो मैंने डाला था 5th ऑफ जनवरी को, तो उससे कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो उसको आप इस रूप में देखेंगे कि ये फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, एवरेज 10 या 12 मिनट का एक वीडियो बनता है, तो और थोड़ा-सा लीक से हट के मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने डाला उस पर कि देखें आप कि कितने तरह के प्रश्न बन रहे हैं इससे, और उसमें से किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस पर फीडबैक डालेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो उसको, मैंने कभी नहीं कहा है कि आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबको अच्छा नहीं लगेगा। जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, जिनकी समझ पहले से डेवलप हो चुकी है, वो शायद उनको ज़्यादा अच्छा लगे। तो कम से कम अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है? तो आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पहले देख लेते हैं। देखिए, जनसत्ता ने बनाई है, आपके काम का ये है, आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में 7% के आसपास रहेगा। ये एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है। और सूडान में जो भारतीय शांति रक्षक गए हैं, पीस कीपिंग फोर्स हमारी, वो इंडियन एक्सप्रेस, अलार्म बेल्स इन जोशीमठ उत्तराखंड में। तो कल जो मंदिर और वहाँ पर कई सारे रेजिडेंशियल इलाके हैं, तो वहाँ पर जो घटनाएं हुई है, तो वो दिखा रहा है कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कटिंग्स इंडियन एक्सप्रेस के। इंडियन एक्सप्रेस का जो इकॉनमी वाला पेज है, अगर वहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा इस पे जगह दिया है इन्होंने, गवर्नमेंट आरबीआई इन टॉक्स विद सम साउथ एशियन कंट्रीज फॉर रूपी ट्रेड। ठीक है, रूपी ट्रेड आप सबको पता होगा। 2010 में जब हमारा रुपये का डिज़ाइन तैयार हुआ, तो उस समय के बाद से यानी कि हमारी जो करेंसी है उसको एक ग्लोबल प्रेजेंस मिला, रुपी। और हम साथ खड़े हुए, रुपी, यूरो, ये और युआन भी साथ साथ, डॉलर। तो इन सारे देशों की जो अपनी करेंसीज हैं, तो उनके साथ हम खड़े हुए जब हमारा अपना प्रतीक मिला, रुपये का जो चिन्ह मिला। तो उसके बाद फिर अगला बहुत बड़ा कदम था, हमने रुपये कार्ड अपना जारी किया। अभी तक वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सबसे हम लोग काम चला रहे थे। तो फिर हमारे एनपीसीआई है, तो एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा पहल किया और हमने कहा कि नहीं, हम अपना पेमेंट गेटवे बनाएंगे। तो हमने रुपये कार्ड को शुरू किया और आज रुपये कार्ड भारत नहीं बल्कि कई सारे देशों में, सिंगापुर और उधर यूनाइटेड अरब अमीरात से लेकर के हमारे पड़ोसी मुल्कों में रुपये कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी पहल है और इसी दिशा में अगला कदम है कि जो रुपी के साथ ही रुपी को कैसे ग्लोबल करेंसी के रूप में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू की जाए अब से, क्योंकि हमारी इकॉनमी 2027 में हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। हम लोग जापान को पीछे छोड़ेंगे, तो और 2047 तक हमारी इकॉनमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी, ऐसा माना जा रहा है 2047 तक। तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं कि नहीं, जो रुपी है, अगर रुपी में ट्रेड होता है, चलो ठीक है, जिन कंट्रीज को डॉलर की जो आवश्यकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे रसिया को भी ज़रूरत थी, तो रसिया के साथ हमारा ट्रेड रुपी में शुरू हो चुका है। इसके अलावा मॉरिशस हैं और यूएई, सॉरी, रशिया, मॉरिशस, इन 2 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी, और श्रीलंका, तो इन तीनों कंट्री के साथ हमारा ट्रेड जो है वो रुपी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस दिशा में और भी आगे कदम उठाए जा सकें, तो ये एक पहल है। ठीक है, अगली न्यूज़
जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया सरपासे जापान। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा और बन गया क्या, तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट ग्लोबली। देखिए पहला रैंक किसका है इसमें, तो पहला रैंक चाइना का है, जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चाइना है। दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पे जापान था, अब आ गया भारत। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे संबंधित और एक न्यूज़ है, देखते हैं। जापान को पछाड़ दुनिया। देखिए पिछले वर्ष वाहन बिक्री के मामले में भारत पहली बार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार रहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये किसकी रिपोर्ट है, तो निक्की एशिया की रिपोर्ट है ना, निक्की एशिया की रिपोर्ट है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखें, यहाँ भी दिया हुआ है, चाइना शीर्ष पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पे है और जापान तीसरे पर था, लेकिन अब भारत आ गया। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मारुति सुजुकी का, टाटा मोटर्स का, तो इन सबों का। यही आर्थिक वृद्धि दर देखिए यहाँ पर, ये मैंने इसलिए लगाया है कि आपको ध्यान रख सके कि पिछले वर्ष क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है कि वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत का ग्रोथ रेट रहा तो कितना रहेगा, 8.7% पिछले वित्त वर्ष में। और अभी कौन सा वित्त वर्ष है, अभी तो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है 2022-23। तो 2022-23 में अभी 2 क्वार्टर जो हैं वो बीत चुके हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का क्या रहा था, आप बताएं। फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का ग्रोथ था हमारा, क्वार्टर फर्स्ट में 13.5% और क्वार्टर सेकेंड में कितना रहा हमारा, 6.3%। तो कुल मिलाकर लगभग 20 के आसपास जा रहा है ये औसत, और 10 जा रहा है ना, हाँ 10 के आसपास जा रहा है। और अभी 2 क्वार्टर के आने बाकी हैं। तो भारत सरकार का मानना है, एनएसओ को भी मानना है कि 7% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट रहेगा, क्योंकि तीसरे जो क्वार्टर है इसमें माना जा रहा है कि ग्रोथ रेट शायद कमे। खैर अगली कटिंग्स को लेते हैं। आरबीआई टू इश्यू ग्रीन बॉन्ड, आरबीआई ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने जा रही है। कितने का भाई, तो देखिए 8,000 करोड़ रुपए का है ये ग्रीन बॉन्ड, और ये 8,000 करोड़ रुपए का है और ये 2 बार में आएगा। 8,000 करोड़ रुपए का है और कितने बार में आएगा, 2 ट्रांचेज, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए करके 2 बार आएंगे, यानी कुल 16,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड आरबीआई ला रही है। अब ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, देखिए इस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीन बॉन्ड इश्यूड बाय, कौन जारी करती है। उसमें आपको ऑप्शन कुछ भी दे देंगे, आरबीआई दे देंगे, आईएमएफ दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, या कोई कंपनी का नाम दे देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आरबीआई इश्यू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बॉन्ड द प्रोसीड्स विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि वैसे प्रोजेक्ट पर ये बॉन्ड, इस बॉन्ड से जितने पैसे आएंगे उसका यूज जो वैसे प्रोजेक्ट पर किया जाएगा जहाँ पर कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो रहा हो, ठीक है, इसलिए इसको हरित बॉन्ड कहा जा रहा है। और इस कटिंग में देखिए एक और चीज़ है, द लोगो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि उससे अलग है ये, फिर भी छोटी छोटी चीज़ है, उसको भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। द लोगो ऑफ आरबीआई, देखिए क्या है लोगो आरबीआई का, आपने देखा होगा नोट पर, अब पाम ट्री है, और ये क्या है, ये टाइगर है, पैंथेरा टिग्रिस, तो अ टाइगर अंडर पाम ट्री। ये पाम ट्री जो है ना, ये समृद्धि का प्रचायक माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी का। और जो पैंथेरा टिग्रिस है वो हमारा नेशनल एनिमल है। 1947 के पहले यहाँ पर लॉयन था, उसको हटाकर हमने जब ब्रिटिश चले गए यहाँ से, तो हम लोगों ने इसको टाइगर यहाँ पे बिठा दिया। खैर अगली 16,000 करोड़ रुपए के हरित बॉन्ड जारी करेगी आरबीआई, इसको आप ज़रा देख लेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड है तो इसका जो मेच्योरिटी है वो 5 साल और 10 साल का है, यहाँ इसको ध्यान रखेंगे। ये 2 तरह का आएगा, 5 साल और 10 साल के लिए मेच्योरिटी। और अब सबको पता है गवर्नमेंट के बिहाफ में जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो अपने बैंकर आरबीआई को बोलती है,
और बैंकर जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करती है कैपिटल मार्केट से, पूंजी बाजार से, बॉन्ड के रूप में, है ना। खैर, अगली कटिंग देखें। यूरोप में 9.2% रही दिसंबर की खुदरा महंगाई दर। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले, अब यहाँ पर देखिए, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि यूरो देशों में जो सीपीआई है वो कितना रहा, नहीं पूछा जाएगा कभी। तो 9.2% आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ हमारे काम का क्या है, यहाँ है यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले यूरोप के 19 देशों में। अब यहाँ पर ये हमारा इम्पोर्टेंट है यूरो मुद्रा। तो यूरो मुद्रा एकीकृत मुद्रा है, ये यूरो जोन जो है, आपको सबको पता है, एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 थे, और एक अभी जुड़ा है, कौन? क्रोएशिया जुड़ा है। क्रोएशिया, तो कितने देश हो गए? 28 देश हो गए यूरोजोन, यूरोपियन यूनियन में। यूरोप के देश हैं इसमें। यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश हैं, इनमें से 19 देश ऐसे हैं जिनकी साझा मुद्रा है, कॉमन करेंसी है, और उस करेंसी का नाम क्या है? उस करेंसी का नाम है, कितने देश मैंने बताया? 19 देश। 19 देश, और अभी उसमें एक देश और जुट गया, वही क्रोएशिया जुट गया। तो क्रोएशिया इसका मेंबर बन गया, यानी कि कितने देश हो गए? 20 देश। यानी 28 देशों वाले यूरोपियन यूनियन में 20 देश ऐसे हैं जिनकी जो करेंसी है वो है यूरो। उनकी करेंसी क्या है? यूरो है। तो इससे कितने देश हो गए? 19 नहीं, यहाँ 19 लिखा हुआ है, इसको अपडेट नहीं किया है इन्होंने। 19 1 20। क्रोएशिया इसका 20वां मेंबर बन गया है। तो यहाँ पर कितने प्रश्न बन गए कि यूरो जोन का, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यूरो जोन का हाल ही में कौन सा देश मेंबर बना है, या यूरो जोन का 20वां मेंबर कौन सा है? क्रोएशिया हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का 28वां देश सदस्य कौन सा बना है? ये हो जाएगा। इसके अलावा यूरो मुद्रा कितने देशों में प्रचलित है, ये भी ला सकता है। तो देखिए कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक। अगली कटिंग, ओपीएस लागू करने से वित्तीय संकट में फंस सकते हैं राज्य। देखिए ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब हैं। जिस समय आप पढ़ते हैं कि योजना आयोग के अंतिम चेयरमैन कौन थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई सत्ता में, एनडीए की सरकार आई, तो सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया और उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से। तो योजना आयोग के अंतिम जो चेयरमैन हैं तो पीएम होंगे मनमोहन सिंह, और उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया कांग्रेस के शासनकाल में विभिन्न पदों पर रहे, ये फाइनेंस सेक्रेटरी से लेकर के सब पदों पर रहे ये। अब देखिए ये अगर कोई बात कह रहे हैं, संपर्क सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों की आलोचना की है। यहाँ पर देखिए ये एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि पुरानी पेंशन योजना सबसे पहले किसने लागू की या कितने राज्य लागू कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपके मेंस के पर्पज़ से, और उससे भी ज़्यादा एक देश का सजग नागरिक होने के नाते आपको समझना चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना क्या है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब जितने सारे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, इवन कि आप, इन लोगों ने पुरानी पेंशन लागू कर दिया है। यानी कि जो नई वाली अभी है एनपीएस है, तो एनपीएस अभी एनपीएस वाली सिस्टम है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो उनकी सैलरी बनती है उसी से अमाउंट को काटा जाता है, और फिर उसको जो बॉन्ड में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर वो पैसे उनको लौटाए जाते हैं। पहले वाली सिस्टम क्या थी? ओपीएस पुराने वाले सिस्टम में क्या थी कि उसमें सारा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। अब बताएं, क्या आपको लगता है कि जो सरकारी नौकरी में भारत में कितने लोग हैं? 3 या 4% लोग होंगे। तो 3 या 4% लोगों को जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है वो कहाँ से आ रहा है? आम जनता का पैसा है। और वो 3 और 4% लोगों के मतलब एक तो क्या स्थिति आप सबको पता है, बहुत अच्छी सैलरी है, उसके बाद फिर बहुत अच्छा उनको जो कई सारे इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ही खर्च करे, ये कहीं से ठीक नहीं है। आपका पैसा है, गवर्नमेंट आपको फिर लौटाएगी उसको इंटरेस्ट के साथ।
तो पुरानी पेंशन योजना से फाइनेंशियल दबाव बढ़ेगा, इसको समझना चाहिए। खैर, देखिए ये एक कटिंग है। 2 दिनों का प्रवासी भारतीय दिवस प्रश्न आएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इंदौर में हो रहा है इस बार, आप सबको पता है। और इस बार चीफ गेस्ट कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ये चीफ गेस्ट होंगे। ये 2 प्रश्न इस कटिंग से बने। आप इंदिरा पॉइंट पहुंच राजनाथ ने मजबूत उपस्थिति का संदेश दिया। देश के सबसे दक्षिणी समुद्री सीमा पॉइंट। अब फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका राजनाथ सिंह का वहाँ पहुँचना नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। कई लोग कन्याकुमारी को मार देते हैं, तो कन्याकुमारी नहीं, इंदिरा पॉइंट है। और देश के सबसे अंतिम समुद्री छोर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर देखिए इंडिया के मैप में ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ, और ये है आपका कन्याकुमारी। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया का जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। और ओवरऑल इंडिया का देखें तो यहाँ पर क्या है? अंडमान है और यहाँ पर निकोबार है। तो निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, और 1984 के बाद से उसको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा गांधी के नाम पर कहा जाने लगा। तो देखें आप, ये हो जाएगा जो इंडोनेशिया के काफ़ी नज़दीक है। इसका अगर आप देखें जो लेटीट्यूड है, जो अक्षांशीय स्थिति है, तो आप इसका देखें 8 डिग्री है, 8 डिग्री, और इसका कितना है? 6 डिग्री है। तो स्वाभाविक रूप से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया। आशा है ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखिए इंदिरा पॉइंट, ये हमारा, ठीक है, अंडमान, और ये निकोबार, और ये देखिए आसे, ये आसे है इंडोनेशिया का। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 150 से 160 किलोमीटर के बीच है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस देश के नज़दीक है? तो जनरली लोग श्रीलंका लगा देंगे उसमें, लेकिन नहीं, श्रीलंका नहीं, बल्कि होगा वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये कौन सा है? सुमात्रा है, सुमात्रा से सबसे नज़दीक है ये। अगली कटिंग, अच्छा आज के लिए इतनी कटिंग्स थी आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि पिछले वीडियोस को देखें आप, 5 तारीख वाले वीडियो को देखें, और 5 तारीख वाली वीडियो पर जितने सारे MCQ बने वो जो मैंने डाला है उसको देखें आप, तब आपको और अच्छा लगेगा कि नहीं, जो मैं डेली न्यूज़पेपर की कटिंग्स डाल रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से काम हो रहा है, लेकिन कितना फ़ायदेमंद है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।